जेल के ताले टूटेंगे, अल्ताफ छूटेंगे, वहां से इमरान खान छूटेंगे नहीं छूटेंगे। आफाक अहमद का एक अहम तज्जिया क्या है इस हवाले से, और फिर इस वक्त इस्लामाबाद की गर्माहट में क्या एस्टैब्लिशमेंट बात मान रही है या नहीं मान रही। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि मैं आपको बहुत अहम मालूमात और बहुत अहम चीजें बताना शुरू करूं, जरूरी यह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी मिसालें दे रहे हैं। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस्लामाबाद की फिजाओं में ये गूंज हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला काफिला या फिर लश्कर इमरान खान को अडियाला जेल से रिहा करवाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ तारीख के ऐसे औराक बताना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान के बड़े बड़े रहनुमाओं को पाबंद सलासल किया गया, जब बड़े बड़े रहनुमाओं को काल कोठरियों में बंद किया गया और उनके चाहने वाले जब उनकी आज़ादी चाहते थे, तो उस वक्त के हालात क्या थे और अब वो हालात किस नहज पर मौजूद हैं, ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अल्ताफ हुसैन साहब की एक कॉल, फिर दीगर लोगों की कॉल्स, उन सब के क्या मायने, उसे हम बात करते हैं। लेकिन जो पहला किस्सा या जो पहली कहानी मैं आप तक सुनाना चाहता हूं, वो शुरू होती है सबसे अहम लीडर के हवाले से, और वो है जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद फिर जब उन्हें फांसी की सजा होती है, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वो मोर्चा इस्तेमाल करती है कि जहां से जुल्फिकार अली भुट्टो की रिहाई हो सके। लेकिन उस वक्त मार्शल लॉ का दौर होता है, हर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर कोड़ों की सजा भी होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुसरत भुट्टो की क़यादत में हर मुमकिन कोशिश ये करती है कि बड़े से बड़े मुजाहिरे हो सके, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि बड़े मुजाहिरे नहीं हो पाते। फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं खबरों में ज़रूर रहती है। उन मुजाहिरों की वजह से या फिर आलमी दबाव कायम करवाने के बावजूद भी जुल्फिकार अली भुट्टो रिहा नहीं हो पाते और उन्हें फांसी हो जाती है। यही अगर कहानी हम अगर नवाज शरीफ के साथ रखें, तो नवाज शरीफ को 2 बार पाबंदे सलासल किया गया, लेकिन उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए अगर मुजाहिरों की कहानी को देखा जाए तो अवाम उस तरीके से नहीं निकल पाई और फिर बाद में उनको आलमी सालिसों की मौजूदगी में और फिर एक बार एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर, यानी कि 2016 में उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा और रिहाई हो सकी। आसिफ अली जरदारी इस वक्त सदर पाकिस्तान है, उनकी लंबी कैद और उस वक्त बनने वाली आसिफ अली जरदारी को रिहा करो एक रिहाई कमेटी बनी थी, वो भी छोटे छोटे मुजाहिरे कर पाती थी, बड़ा मुजाहिरा नहीं हो पाता था। लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल का मैं तकाबुली जायजा किस हवाले से ले रहा हूं, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बात भी करना ज़रूरी है। पिछले दिनों अल्ताफ हुसैन साहब का एक बड़ा बयान सामने आया कि वो इमरान खान की हिमायत करते हैं और हिमायत करने के साथ साथ उनकी रिहाई का मुतालबा भी करते हैं और उनके लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी सपोर्ट की बात हुई। लेकिन इस सारी सपोर्ट को अगर हम माजी की कहानी के साथ जोड़ें कि जब अल्ताफ हुसैन साहब खुद 30 अगस्त सन 1987, तारीख जहन में रखिएगा, 30 अगस्त 1987 एमक्यूएम का वजूद आता है सन 1984 के अंदर। उसके बाद बुशरा ज़ैदी केस और उसके बाद सानिया हैदराबाद। उस वक्त तक अल्ताफ हुसैन साहब की मकबूलियत अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी और बाद में हैदराबाद से वापसी पर 30 अगस्त सन 1987 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उन्हें गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल में रखा जाता है तो उस वक्त के हालात और वाक़यात ये होते हैं कि उनकी अवामी मकबूलियत अपने उरूज पर होती है और उस वक्त ना ही सोशल मीडिया होता है, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, बल्कि कम्युनिकेशन का जरिया सिर्फ और सिर्फ अखबारात होते हैं। बाकी जो भी मालूमात मुंतकिल होती है वो सीना बा सीना होती है। टीवी चैनल्स पर उस वक्त ज़ियाउल हक साहब का दौरा था और उस वक्त किसी भी खबर का चलना नामुमकिन बात थी। उसी दौरान शायद बहुत कम लोगों को, अब तारीख के अगर आप उठाकर देखिए तो शायद बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि उसके फौरी
बात थी 10 नवंबर सन 1987, यानी 30 अगस्त को वो गिरफ्तार होते हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना और 10 नवंबर को बल्दियाती इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका होता है। पूरे पाकिस्तान में ये बल्दियाती इलेक्शन होते हैं। कंपेयर कीजिएगा इमरान खान के साथ। इमरान खान की गिरफ्तारी 9 मई को होती है और 9 मई के बाद 2024 में इलेक्शन हो रहा होता है। ये जब इलेक्शन हो रहा होता है तो उसमें फिर जरा जहन में रखिए, उस तरफ इमरान खान गिरफ्तार, उस तरफ अल्ताफ हुसैन साहब गिरफ्तार। यहाँ पर इमरान खान की मकबूलियत, यहाँ पर अल्ताफ हुसैन साहब की मकबूलियत। उस वक्त बाद में कागजात नामजदगी जमा होते हैं। सिमिलर सिचुएशन, क्योंकि गैर जमाती इलेक्शन हो रहे होते हैं, इसलिए हर काउंसलर का और हर उधर यूसी का, यानी कि उस वक्त वार्ड होते थे, उन सब का जो इंतखाबी निशान है वो मुख्तलिफ होता था। यूं तो वो सियासी जमातों को इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों को ज़रूर खड़ा करती थी। कराची में उस वक्त जमात इस्लामी का तूती बोलता था और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी असर रसूख था। MQM के लिए ये पहला इलेक्शन था कि जिसमें उनके लोग खड़े हो रहे थे और उनका रहनुमा अल्ताफ हुसैन साहब गिरफ्तार थे। बिल्कुल सेम सिचुएशन इमरान खान की थी। इमरान खान गिरफ्तार, लेकिन इमरान खान का फर्क ये था कि वो एक बार हुकूमत में आ चुके थे, 25 साल से वो सियासत कर रहे थे और उनका बड़ा ही नाम था, सोशल मीडिया का दौरा था और उस सूरत हाल में वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे। MQM के लोगों ने अपने कागजात नामजदगी आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से जमा करवाए हुए थे, जो 10 नवंबर को होना था, और अगस्त से उनके रहनुमा गिरफ्तार थे। बिल्कुल सेम सिचुएशन ये थी कि इमरान खान गिरफ्तार थे और यहाँ पर उनके इंतखाबी निशान पर पाबंदी थी, और जहाँ पर उनके इंतखाबी निशान से पाबंदी थी वहीं पर उनके लोगों को आज़ाद खड़ा किया गया। दोनों का नतीजा सेम निकला। इमरान खान एक भारी अक्सरियत लेने में कामयाब हो गए। अब उसके बाद आप फॉर्म 45 कहें, 47 कहें, लेकिन वो कामयाब हुए। दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन साहब बंद, उनके कई करीबी रुफ़का बंद, और उसके साथ ही उसी वजह से उसके बाद 10 नवंबर 1987 को MQM भारी अक्सरियत से कराची और हैदराबाद में इंतखाबात जीतने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद एक बड़ा मशहूर नारा लगना शुरू होता है, और वो बड़ा मशहूर नारा ये होता है कि जेल के ताले टूटेंगे, अल्ताफ हमारे छूटेंगे, अल्ताफ हमारे छूटेंगे। ये नारा लगना शुरू होता है और उसके बाद ये बात कही जाती है कि अब अगला मेयर कौन होगा। सेम इसी तरीके से अल्ताफ हुसैन साहब जेल में होते हैं और उनके लिए उनके मेयर का इंतखाब का अमल हो जाता है। अब वो भारी अक्सरियत से होते हैं, जिया का माशाल्लाह का दौर होता है, और इमरान खान को भी बिल्कुल जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिलती है भारी अक्सरियत के साथ, 2/3 अक्सरियत के साथ, इस तरह कराची और हैदराबाद इस वक्त MQM के पास आ चुका होता है। तय ये होता है, जरा सुनिएगा, तय ये होता है, MQM ये तय करती है कि जब तक उनके रहनुमा को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक उनके नामजद मेयर डॉक्टर फारूक सत्तार हलफ नहीं लेंगे। 10 नवंबर की तारीख का इलेक्शन हुआ होता है, 10 दिसंबर गुजर जाती है लेकिन नहीं हुआ होता, और उसके बाद MQM एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान करती है। इत्तलात ये मिलती हैं कि 7 जनवरी को MQM पूरे जेल के चारों तरफ उनके हजारों नहीं बल्कि कुछ लोगों का अंदाजा यह है कि करीबन 1 लाख के करीब लोग जेल के बाहर जमा होते हैं। 7 जनवरी 1987 का ये दिन होता है। 7 जनवरी को ये इत्तलात आती हैं कि जनाब जेल की दीवारें टूट गईं। अच्छा, जब हमने इसकी तहकीकात की थी तो हमें मालूम हुआ था जेल की दीवारें उस ज़माने से लेकर अब तक, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने से अब तक जो बनी हुई है वो पत्थरों की है, और जेल के साथ ही माड़ी के साथ जो कॉलोनी की दीवार थी वो बहुत ज़्यादा कच्ची थी, वो दीवार टूटी थी। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाने लगा कि जनाब जेल की दीवारें टूट गई हैं, और उसके बाद 7 जनवरी को अल्ताफ हुसैन साहब को रिहा किया जाता है, उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया जाता है और फिर उन्हें वापस अपने 90 यानी कि जो उनकी रिहाइशगाह होती है वहाँ तक वो जाते हैं। 9 जनवरी को 7 जनवरी को ये वाक़या होता है। 9 जनवरी सन 1988 को, यानी कि सन 1988, अब तारीख साल बदल चुका है, 1988, 7 जनवरी 1988 को अल्ताफ हुसैन साहब रिहा होते हैं, और 9 जनवरी 1988 को ख़ास तौर पर उस वक्त फारूक सत्तार साहब अपना हल्फ लेते हैं, यानी मेयर वो बन जाते हैं। अब मैं कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं और उसके साथ साथ आप कंपैरिजन को जहन में रखिएगा।
उसके साथ ही इस वक्त अगर आप देखिए इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा हो रहा है और जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा काफला अली अमीन गंडापुर का ये या इमरान खान की बेगम बुशरा बेगम की क़यादत में आ रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये काफला इतना बड़ा है कि ये काफला जाकर ही इस्लामाबाद के अंदर घुसेगा और घुसते ही वो फिर अब वो क्या होगा वो बात की बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक तो बहुत सारे लोग ये खबरें चला चुके हैं, अफवाहें उड़ा चुके हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया गया, इमरान खान को ये कहा गया। दोनों बातों में सिमिलरिटी क्या है, जरा सा सेम सिचुएशन समझिएगा और उसके बाद मैं आपको हकाइक बताता हूं। नंबर एक, पहली जो सिचुएशन बन रही है उसमें यह बन रही है कि पंजाब से वहां की जो मकामी आबादी है वो नहीं निकली, बल्कि वो अडियाला इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद है, कहीं और मौजूद नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकले। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। अव्वल बात यह है कि जिसको बहुत सारे लोग इंडोर्स कर रहे हैं और किसने इंडोर्स किया उसको देखिए। एक तो उनकी गवर्नमेंट है जहां पर वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये सहूलत जुल्फिकार अली भुट्टो को मैसर नहीं थी कि उनकी किसी सूबे के अंदर हुकूमत मौजूद हो और वो वहां से तैयार कर बाकायदा काफिला इस तरह से ला सकते हो। ना ही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब जेल में थी उनके लिए दस्तयाब थी, ना ही नवाज शरीफ जब जेल में थे उनके लिए दस्तयाब थी, और ना ही अल्ताफ हुसैन साहब थे तो वहां पर ये दस्तयाब थी। तो फिर अल्ताफ हुसैन की रिहाई कैसे हुई इसको बाद में करते हैं, लेकिन वहां पर पहले देखिए मामला यह है कि पंजाब की मकामी आबादी जो है वो वहां से नहीं निकली बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से निकली। उसकी अब जो दूसरी बड़ी वजह बताई जाती है वही वजह जाती है कि इमरान खान साहब कहीं पर भी कभी भी कोई भी जब मूवमेंट चलती है तो यकीनी तौर पे उसका स्लोगन कुछ भी हो लेकिन उसमें कौमियत का अंसर बड़ा ही हावी रहता है। जिस तरीके से कम्युनिज्म की एक बड़ी तहरीक को कहा जाता है, लेकिन फिर यह हुआ कि उसे नेशनल कम्युनिज्म ने कन्वर्ट करना पड़ा, यानी कौमी कम्युनिज्म ने कन्वर्ट करना पड़ा। और उस कम्युनिज्म का मतलब यह था कि अव्वलीन कौमियत, और कहा ही जाता है कि लीडर कोई भी हो उसको एक अपनी कौम की सपोर्ट जरूर होती है, किसी भी सोसाइटी के अंदर वो रहता हो। बहुत सारे लोगों का, और उसमें हमने जब आफाक अहमद साहब से इस बारे में एक मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी कि वो उस जमाने में काफ़ी एक्टिव थे, तो उनका तज्जिया ये था कि देखिए अल्ताफ हुसैन साहब के लिए भी जो उस वक्त महाजिर कम्युनिटी निकली थी और वो महाजिरों का उनके लीडर तस्वुर होते थे। और अब इसी तरीके से इमरान खान चाहे वो पूरे मुल्क की बात करते हैं लेकिन दर हकीकत उनकी कौमियत पश्तून है, और इसीलिए पंजाब से लोग नहीं निकले और पंजाबी उस तरीके से नहीं निकले बल्कि उनके लिए निकले हैं खैबर पख्तूनख्वा से पश्तून। दूसरा बड़ा मसला यह था कि अगर इन सब की मिसालें दी जाएं तो इमरान खान ने पहले 126 दिन का धरना दिया, बाकायदा जश्न के साथ लाहौर दाता दरबार से उनका काफिला निकलता है, सुकून से डी चौक पहुंच पाता है। लेकिन अब वो कंडीशंस उनके लिए नहीं है, और वो कंडीशंस नहीं है लेकिन बहरहाल एक अक्सरियत उनके पास मौजूद है। तो उस वक्त उनके पास इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़ी सपोर्ट मौजूद थी जो आज इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको मौजूद नहीं है। जिस जमाने में एमक्यूएम का अपने उरूज पर थी उस वक्त जाहिर एक बड़ा था जब ये 10 नवंबर 1987 का इलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त की जो रिजीम थी यानी ज़ियाउल हक की हर मुमकिन कोशिश ये थी कि किसी भी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी इलाके से ना जीत सके, और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि हर जगह पर उनका रास्ता बंद किया हुआ था। अगर यहां पर भी जो सूरत हाल थी वो बड़ी ही गंभीर थी। अब आइए इसके दूसरे मकबरे, अगर इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर उनके साथ मौजूद नहीं है तो क्या वो अडियाला तक पहुँच पाएंगे और अडियाला तक जाकर ये उसी तरीके का नारा लगा सकेंगे कि जेल के ताले टूटेंगे? अब ये नारा बदल कर ये आ जाएगा कि इमरान खान हमारे छूटेंगे, तो क्या इमरान खान को छुटवाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं करेंगे? इस वक्त जो आपकी पूरी सूरत हाल है इसको बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं 7 जनवरी 1988 अल्ताफ हुसैन के वाकयात के साथ। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि उस वक्त के हालात में और इस वक्त के हालात में बेतहाशा फर्क है। नंबर 1, अडियाला जेल पंजाब के अंदर है जहां से लोग नहीं निकल पाए, जबकि जो सेंट्रल जेल कराची थी वो यहां पर मौजूद थी और जहां पर महाजरों की एक अक्सरियत मौजूद थी। यहां पर बाहर से लोग आ रहे हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग आकर उसको मूव को चला रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर एस्टैब्लिशमेंट की उस तरीके से इनको सपोर्ट मौजूद नहीं है कि जो 126 दिन के धरने के दौरान इनको दस्तयाब थी। इस सारी सूरत हाल में अफवाहें बेतहाशा गरम है, अफवाहों का सिलसिला बेतहाशा चल रहा है। अगर आपका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है तो उनको इस तरह की वीडियो दिखाई जाती है कि जनाब इनकलाब आ चुका, पंजाब पुलिस भाग चुकी, सब कुछ उनके कब्जे में आ चुका है और अब इनकलाब आना ही आने वाला है। यहां पर फिर आपको इतला आएगी कि जनाब दूसरा साइड ये इतला दे रही होगी कि सड़कें सुनसान पड़ी है इस्लामाबाद की, लाहौर में कोई भी नहीं निकला, बिल्कुल धरना नाकाम हो गया। दूसरी तरफ आपको
کو یہ خبر آئے گی کہ شیلنگ بہت زیادہ بھرپور کی جا رہی ہے لیکن تحریک انصاف کے کارکنان بہت ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے آپ کو خبر یہ آئے گی کہ یہ مظاہرین نہیں بلکہ یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے ایک پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا ہے۔ تیسری طرف سے آپ کو یہ تیسرا پہلو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لیڈرشپ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سے آپ کو یہ خبر آئے گی، کہنے کا مقصد کیا ہے، اور چوتھی طرف عمران خان سے باقاعدہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے۔ علی بیرسٹر گوہر جو اس وقت ان کے چیئرمین ہے اس کو کوئی نہیں روک رہا ہوگا، جو ان کے جنرل سیکرٹری ہے ان کو کوئی بھی نہیں روک رہا ہوگا، وہ آرام سے فریلی موو کر رہے ہوں گے اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، ایک طرف ان کے لوگوں کو گرفتار ہو رہا ہے، دوسری طرف ان سے مذاکرات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ ان کے دیگر رہنما آرام سے اسلام آباد کے اندر اور اڈیالہ پنڈی کے اندر جا رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ جو بھی بات ہو رہی ہے ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت کسی بھی شخص کے پاس آئی ویو یعنی کہ برڈ آئی ویو جو ہوتا ہے یعنی اوپر سے دیکھنے کا کوئی سلسلہ موجود نہیں کہ جو یہ بھی دیکھ سکے کہ اس وقت خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ کس نہج پر ہے، جو اس وقت تحریک انصاف جگہ جگہ مظاہروں کو لانچ کر رہی ہے وہاں پر اور پولیس کے درمیان تصادم کیا ہے اور کیا پورا ملک اس کی لپیٹ میں۔ تفصیلات یہ ہے کہ اس وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ہر ایک اپنا چورن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے ایسے ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ایسے ہو رہا ہے، کوئی ایسا کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کے حوالوں سے دیکھیں تو یہ اس وقت ممکن نظر نہیں آتا کہ تاریخ کے حوالے بتاتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال موجود ہے اس میں کوئی باہر سے آیا ہوا لشکر، میں باہر کا لفظ خاص طور پہ بین الصوبائی کے لیے استعمال کر رہا ہوں، باہر سے آیا ہوا لشکر کسی طریقے سے اپنے رہنما کو نکال کر مذاکرات تک لے کر آ سکے، اور یہ جو 16 کلومیٹر کا اسلام آباد کا پورا سلسلہ ہے اس کے اوپر مکمل قبضہ کر کر وہ پاکستان کی پولیس، پاکستان کی فوج اور سب کو ہٹا کر اس مذاکرات کی حد تک لا سکے۔ یہ آج کی رات ان کے لیے شدید رات ہوگی، یہ کل تک بھی سلسلہ چلے گا، لیکن اگر آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ طاقت کے بلبوتے پر یہ تمام معاملات مذاکرات کی نہج تک آ جائے گا تو یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اگر اسے آپ فائنل کال سمجھتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اب ہوگا کیا اس سارے سلسلے میں؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا، میں کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے پورا یورپ باہر آ گیا، ٹرمپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ بھائی صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ سب اپنا معاملہ بیچ رہے ہیں۔ میں نے کئی ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں کہ جس میں ایک جگہ پر وہ مشتعل افراد جو ہیں وہ ان کا یعنی کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کا اور پولیس کا تصادم ہو رہا ہے، اسی ایک یا 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کی ویڈیو کو وہ مسلسل چلا رہے ہیں الگ الگ ناموں کے ذریعے۔ اس طریقے سے وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ کراچی میں کبھی ایک سڑک بند ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ پورے کراچی فائرنگ سے گونج اٹھا ہے۔ یہ منظر بالکل اسی طریقے سے پیش کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ در حقیقت ایسا سب کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ صرف اور صرف اس وقت ایک سڑک پر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور اسی سڑک پر تمام افواہوں کی گردش ہے۔ کراچی شہر کے اندر گزشتہ روز ہم نے پورا گھوما، یہاں پر سوائے سوشل میڈیا کے علاوہ کہیں پر بھی خبر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کو اس وقت پورے پاکستان کے اندر بند کر دیا گیا ہے اور یوٹیوب پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے ذریعے صرف اور صرف یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ایک طبقہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سب کچھ تہس تہس ہو گیا، پولیس ختم ہو گئی، رینجرز ختم ہو گئی، فوج ختم ہو گئی، حکومت ختم ہو چکی ہے اور صرف تحریک انصاف ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سڑکیں سنسان ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جھک گئی ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ سارا کا سارا اس وقت ہر ایک اپنے اپنے حساب سے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اصل صورتحال کا معاملہ یہ کہ میرے بھائی یہ مقابلہ جاری رہے گا اور یہ اس وقت تک رہے گا کہ جب تک کوئی دلا سے نہ آ سکے۔ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ عمران خان آ کر خود وہاں پر اناؤنسمنٹ کریں گے، یہ افواہیں ہمیشہ میں نے سنی ہے کہ الطاف حسین صاحب نے جیل کے اوپر سے ایک خطاب کیا تھا اور وہاں سے جو مظاہرین تھے وہ سارے چلے گئے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جہاں پر الطاف حسین صاحب کو رکھا گیا تھا جیل میں اور اس میں باہر کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ تھا کہ اتنا لمبا اسپیکر کسی کے پاس اس زمانے میں موجود نہیں تھا جدید کہ وہاں تک کی آواز آ سکے۔ یہ صرف اور صرف ریومرز تھی۔ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا مظاہرہ ہوگا کہ یہاں پر جو ہے وہ آئیں گے اور جیل کے اوپر سے وہ خطاب کریں گے اور پھر سب لوگ چلے جائیں گے۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ صرف صبر و تحمل سے دیکھیے، اس وقت یہ دو لوگوں کا جھگڑا ہے، ضد اور اناؤں کے بت ہیں، اور عمران خان صاحب کا معاملہ جہاں تک رکا ہوا ہے یہ وہیں پر تاحال رکا رہے گا۔
یہ پہلی کال پچھلے دنوں ہم نے ایک سروے کروایا جس کے مطابق یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو عمران خان کے لوگ یا تحریک انصاف کے لوگ نکلے ہیں کیا یہ واقعی میں خان کو رہا کروا کے نکلیں گے یا شور شرابہ ہے. تو آپ کو معلوم ہے کراچی شہر کی اکثریت نے کیا ووٹ دیا میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ نتیجہ آپ دیکھیے جس میں اکثریت یہ بتاتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے کہ بھائی تحریک انصاف صرف اور صرف شور شرابہ ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یعنی کہ سوشل میڈیا کے علاوہ اگر آپ پاکستان کی عام عوام سے اگر رائے لیں تو یہ کہتی ہے کہ بھائی شور شرابہ ہے اور کچھ نہیں ہوگا. اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں اس معاملے میں ڈیل آگے نہیں بڑھے گی بلکہ تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے آگے چل کر اگلے دنوں کے اندر مزید مشکلات بڑھے گی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے سوچتی ہے, اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کیا دیکھ رہی ہے, اور اس بات کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف اس پروپیگنڈا مہم کے دوران ایک حد تک کامیابی لے سکتی ہے, لیکن اس کو ساتھ چلنے کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیک, یعنی 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے جا کر آپ حکمت عملی بہتر کر سکتے ہیں. اگر آپ براہ راست تصادم کی طرف جاتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی پھر تصادم کی صورت ہوتی ہے تو پھر نتیجہ کسی ایک کے ختم ہونے کا ہوتا ہے, مذاکرات یا مفاہمت کی بات پھر نہیں ہو پاتی. تو ہم نے اس شہر کے اندر ایم کیو ایم کی سیاست کو بھی دیکھا ہے, اس شہر کے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو بھی دیکھا ہے, ہم نے جماعت اسلامی کی سیاست کو بھی دیکھا ہے. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک حد تک جاتی ہیں, اس کے بعد وہ مذاکرات میں 2 اسٹیپ فارورڈ کر کر 1 اسٹیپ بیک ہو کر کچھ حاصل کر آتی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں سب کچھ فائنل راؤنڈ ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہوگا, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے, بلکہ اب آپ کو ایک سہولت لینی پڑتی ہے, پھر آپ 2 اسٹیپ چلتے ہیں, پھر ایک سہولت لے کر آگے کی طرف بڑھتے ہیں. مکمل چیزیں آپ کے لیے سازگار نہیں ہوتی ہے. اگر یہ اس طریقے سے چاہیں گے تو پھر دوسری طرف سے بھی لچک کا مظاہرہ نہیں ہوگا اور تصادم ہوگا. ہم نے سیاست سے یہی سیکھا ہے. آپ کی رائے, آپ کی آرا کا میں ہمیشہ مشکور رہوں گا, اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں نے اس وقت کسی غلط انفارمیشن پر شو کرنے کے بجائے صرف آپ کو تاریخ کا حوالہ اس لیے دیا ہے کیونکہ اس وقت کسی کے پاس نہیں معلوم, کسی کی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہیں ہو پا رہی ہے, کسی کے کنیکشنز نہیں ہیں, سب آنگے مانگے شائع کر رہے ہیں. وہ ایک بڑے معروف صحافی ہیں جاوید چودھری, آپ ان کے صرف جا کر 2 ویلاگس کی 3 ویلاگس کی صرف آپ کیپشنز اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگلے گھنٹے میں کیا کہہ رہے ہیں, آدھے گھنٹے بعد کیا کہہ رہے ہیں, 1 گھنٹے بعد کیا کہہ رہے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت بالکل کرنٹ سچویشن یا حالات کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا. ہاں البتہ تاریخ کے حوالوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا, اور میں نے آپ کو نتیجہ ہی بتایا ہے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.